आश्रय जी केवल बताने के लिए ही हैं। आप ये मान लीजिए राम आश्रय जी केवल बताने और बोलने के लिए ही हैं, ऐसा कहा जाता है। हालांकि हमारे बड़े भाई हैं, हम ऐसा नहीं समझते, लेकिन ऐसा कहा जाता है। हम सब लोग परिजन हैं। हाँ। यह बात समाजवादी पार्टी को क्या आज पता लगी 4 साल बाद? हाँ। उस समय क्यों नहीं पता लगी जब 2G हो गया? उस समय क्यों नहीं पता लगी जब 3G हो गया? हाँ। उस समय क्यों नहीं पता लगी जब कानून मंत्री ने कथित व्याकरण ठीक करने के लिए सीबीआई को अपने घर बुलाया? तब नहीं पता चली। हाँ। तब पता नहीं चली जब चीन ने आंखें दिखाई, तब पता नहीं लगी जब महंगाई का शोर हुआ, तब पता नहीं लगा जब औद्योगिक विकास की दर घट गई। अरे लेकिन क्या करें भाई, कम्युनल ताकतों को तो रोकना है। अब आप लोग तो घोर कम्युनल ठहरे, अब आप लोगों को रोकना है ना। हमारी पार्टी ने कम से कम 4 बार यह बात कहा है कि अगर सरकार गिर जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा। तो आप पे लोग भरोसा कैसे करें? आप पे लोग भरोसा कैसे करें भाई साहब? ये भी तो सवाल है ना। अब जब इनकी तो एक ही नीति है कि तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई, उन्हीं का विरोध। नहीं यादव जी मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का बस एक ही फलसफा है कि जहां रहे दम वहां रहे हम, जहां रहे दम वहां रहे हम, इसके अलावा और कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मित्र हम इनका सम्मान करते हैं, हम केंद्र सरकार को हमेशा कायर सरकार माने हैं, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के हम समर्थन दे रहे हैं उस समर्थन के पीछे दूसरी बात है, और इस सरकार के कार्य पद्धति में हमारी नेक नियति है। और जब भी 4 वर्षों में मुलायम सिंह यादव ने जो भी मसला, चाहे हमारे विदेशी नीति का मसला रहा हो, चाहे हमारे आंतरिक जो मामले रहे हो, चाहे महंगाई का मामला रहा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, मुलायम सिंह यादव ने हमेशा पार्लियामेंट में इस बात के लिए आगाह किया और वोट भी सरकार के पक्ष में दिया। में यही सत्य भी है। अमिताभ बच्चन जी, जो लोकतांत्रिक कथनी और करनी में अंतर बहुत है। कहते तो हैं सरकार की मुखालफत करना, लेकिन वोट देते हैं सरकार के समर्थन में। यादव जी नहीं, ये आप इसका जो परिभाषित कर रहे हैं उसको 2 रास्ते हैं। जिस परिभाषा के साथ वोट दी गई है उसका मुख्य लक्ष्य है देश की धर्मनिरपेक्षता, और धर्मनिरपेक्षता अगर हमारी टूट जाएगी तो देश टूट जाएगा और जंगल राज हो जाएगा। इसलिए इस धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए हम वोट देते हैं। हाँ। और जनता के हितों की रक्षा के लिए हम और कभी सदन से बायकॉट कर जाते हैं और उनको कायर कहा करते हैं कि आप अगर सीमाओं को नहीं रक्षा करोगे। यादव जी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसके लिए? लोकतंत्र यानी लोगों के लिए तंत्र। यहाँ पर तो नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए तंत्र बना के रखा हुआ है। जनता के लिए हाँ, मैं जनता तो त्राही कर रही है, चाहे महंगाई हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, अपराध हो, आप चाहे जो भी कर लें। लेकिन लोग अब ये पिष्ट पेषण हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है एक ही बात की। हाँ। अलग अलग शब्दों में, उससे समय जाया हो रहा है। हाँ। अमिताभ जब बोली। हाँ यादव जी, पिछले 4-5 दिनों में मैं आपकी पार्टी के 2 बड़े नेताओं के साथ रहा, लंबे लंबे अरसे तक। राम गोपाल जी के साथ रहा जी, फिर अंबिका चौधरी के साथ रहा। मैंने दोनों से एक सवाल पूछा। होंगे। अरे सुनिए ना, आप हमारे बड़े सम्मानित सुनिए ना, हैं। सुनिए ना, मैं जो बात कर रहा हूं वो तो आपने सुनी नहीं। यादव जी, जो मैं कर रहा हूं वो तो सुनिए थोड़ा धैर्य से। 19 आप बताइए जो मैं बोल कर रहा हूं, 19 मिनट हम आपको सुन सकते हैं, तो थोड़ा सुनिए ना, थोड़ा सुनिए। मैंने दोनों से एक सवाल किया, आदमी रहेगा देश में। आपको 20 मिनट सुन लूंगा, आप 20 मिनट बोलिए। अरे भाई, ये तो रनिंग कमेंट्री में बड़ा मुश्किल है बात तो हो पाना। फिर तो बोलिए। लोग रहेंगे, लोग जीवन जी पाएंगे, तब ये सवाल पैदा होगा कि ये देश सेकुलर है या नॉन सेकुलर है। अगर लोग भूख, भय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से तबाह हो जाएंगे, तब फिर इस देश के इस स्वरूप पर बौद्धिक विलास करने का अवसर कहां मिलेगा? कहां मिलेगा?
ये तो समझ आए ना। पहली जरूरत गीता पढ़ना है, बौद्धिक चर्चा करना है या रोटी है? मेरे हिसाब से रोटी है। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, लोहियावाद, जयप्रकाशवाद, गांधीवाद, सेकुलरिज्म, नॉन सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, ये जितने इलिज्म हैं ये सब बाद में आते हैं ना भाई। मैं इसी सवाल पर लेके बात कर रहा हूं। ये सारे वाद तो बाद में आएंगे या वाद पहले आएगा, रोटी बाद में आएगी? आदमी को रोजगार मिले, देश की वो सरकार चाहिए, सीमाएं सुरक्षित हो वो सरकार चाहिए। अगर ऐसी सरकार नहीं, तब फिर नहीं। मुझसे रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 4 बरस भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, अहंकारी सरकार, आम जनता के हितों के खिलाफ काम करने वाली सरकार, ये उन्होंने कहा। इसके बाद भी यह सरकार आपके द्वारा समर्थित है। ये जो आडंबर है, इस आडंबर पर सवाल होगा। इसी बात पर मायावती जी के सवाल होता है। आप भाजपा के साथ मायावती जी सरकार बना ले, आपत्ति नहीं। केंद्र में आप वही तर्क लेके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करती हैं। आप कहती हैं कि बीजेपी का खतरा है इसलिए मनमोहन सिंह को समर्थन है। अरे आपको काहे का खतरा? आप तो बीजेपी के साथ रह चुके। तो सपा बसपा का ये जो मतलब जैसा दीक्षित जी ने कहा, तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जनता समझदार है, बात करना चाहते हैं। जनता हम लोगों से बात करना चाहते हैं। जनता दोनों से प्रश्न पूछती है। तो लीजिए जी, ये भाषण देने के लिए मैं नहीं बैठा हुआ, आपके सुनने के लिए। अच्छा, फिर ये कौन है? ये भाषण दे रहा है, सवाल नहीं करता। सवाल का उत्तर भी सुनना चाहिए। सवाल का उत्तर नहीं सुनेंगे आप? नहीं, हम तो इतनी देर से आप ही को सुन रहे हैं मंत्री जी। सवाल का उत्तर भी तो सुन लीजिए। लगातार आप अपना ही बोलते चले जाओगे तो कैसे काम चलेगा? मैं समझा नहीं कैसे काम चलेगा। मतलब मेरा भी सुनिए, ये हकीकत है, अकाट्य सत्य है। पेट को रोटी चाहिए और रोटी के लिए इंतजाम करने के लिए डॉक्टर लोहिया ने सन 1963 में, जब देश की बड़ी पंचायत में थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जब ये सवाल किया था देश की गरीबी हटाने के लिए, तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि पहले बेरोजगारी खत्म करो, तब जो है गरीबी खत्म हो जाएगी। क्योंकि बेरोजगारी से गरीबी आती है, गरीबी से बेरोजगारी नहीं आती। ये समाजवादी सोच हमेशा जो है बेरोजगारी खत्म करने और रोटी के इंतजाम के लिए हमेशा समाजवादी की सोच रही है। और डॉक्टर लोहिया के उस चिन्हों पर चल करके आज मुलायम सिंह यादव और उनके लायक पुत्र उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव विकास के कार्यों के साथ साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि समाज में सद्भाव रहे और एक मिल करके हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई मिलकर के भाईचारा का एक माहौल कायम करें और हम देश की तरक्की करें। ये भावना लेकर के समाजवादी काम कर रही है। समाजवादी के कहीं जातिवादी का व्यवस्था नहीं है। अब अमिताभ जी बोले। मंत्री जी अगर आप सुने, अमिताभ जी 1 मिनट, पहले मैं परमिशन ले लूं। जी हम सुनेंगे, लेकिन सवाल करिए और उत्तर भी लिया करिए। ना आपसे सवाल करेंगे तब ना उत्तर दीजिएगा। अभी अमिताभ जी अपना पक्ष रख रहे हैं। अमिताभ जी का पक्ष आप सुन लीजिए, फिर हम सवाल भी करेंगे आपसे। मंत्री जी सवाल अतुल अग्रवाल करेंगे। मैं सवाल करने के लिए नहीं बैठा। नहीं, मैं सवाल करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं सवाल करने के लिए नहीं बैठा हूं। नहीं, आप सवाल मैं बात करने के लिए बैठा हूं। जो सवाल करे वो सवाल का उत्तर ले और मुझसे ले। बोलिए। आप निर्देशित तो नहीं करेंगे ना कि हमको बहस कैसे चलाए? ये विधानसभा नहीं ना मंत्रालय है। नहीं, मैं निर्देशित आपको नहीं कर रहा हूं। नहीं, ये मंत्रालय नहीं है ना आपका। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। नहीं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोग नहीं, ये मैंने कहा नहीं, मैंने ये कहा नहीं, जो आपने जिस भाव, मंत्री जी आपने जो बात जिस भाव भंगिमा में कही मैंने सुनी, तो आप मैं उसका उत्तर दे सकता था। सुनने का कष्ट करिए।
आपने जो बात जिस भाव भंगिमा में कही, मैं उसी भाव भंगिमा में उत्तर दे सकता था उसका, आप दे सकते हैं। लेकिन वो मर्यादा का उल्लंघन हो जाता, इसलिए मैंने नहीं दिया उत्तर। सार्वजनिक बहसों में आइए तो संयम सीखिए। नहीं, मैं कोई ऐसी नहीं, मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है। नहीं, भाषा का सम्मान सीखिए, भाषा का संस्कार सीखिए। मैं मंत्री जी कोई बात नहीं कही जो आपके मर्यादा के खिलाफ। आपने कहा ये कौन है जो भाषण दे रहा है? ये भाषा है आपकी? सम्मान के साथ नहीं, ये भाषा है आपकी? आप पूछ रहे हैं माइक पर ये कौन है जो भाषण दे रहा है? ये भाषा है? ये नहीं, ये आपने यही कहा। जब दोबारा लगातार तो अगर मंत्रियों का ये आचरण है तो फिर मैं मुलायम सिंह जी को नमन करता हूं। अगर उनके मंत्रियों का ये आचरण है सार्वजनिक मंचों पर अगर ये भाषा उनको आती है, ये मैं सुनने के लिए नहीं सार्वजनिक मंचों पर मैं ये आप गलत सोच रहे हैं। मैं सम्मान के साथ आपसे बात कर रहा हूं और सीमा के अंदर सम्मान के साथ बात मंत्री करिए। जी, ऐसा कोई बात नहीं कर रहा हूं जिससे आपको सम्मान को ठेस लगे। मंत्री अगर जी, कहीं ऐसा शब्द आ गया है तो आप उससे क्षमा चाहूंगा कि मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि आपको तकलीफ पहुंचे। मंत्री जी, मंशा नहीं है। मंत्री जी, मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, आचरण करता हूं। मंत्री जी, मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, ये कोई मंत्री जी, मंत्री जी, मैं पूरी विनम्रता से ये कह रहा हूं कि जब हम पैनल डिस्कशन पे बैठते हैं ना, तो जितने भी लोग होते हैं, हमको अपना बोलना भी होता है और उनको सुनना भी होता है। अब कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, लेकिन हमें अपने शब्दों में तो संयम रखना पड़ेगा ना। नहीं मान्यवर, बिल्कुल रखना पड़ेगा मान्यवर। मैं इस संयम से रख करके संसदीय व्यवस्थाओं के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करा, यदि कोई ऐसा शब्द आया जिसको आपको लगा कि तकलीफ है तो मैं उसको निकालने और उससे क्षमा चाहता हूं। नहीं, आप हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, आप प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं, आप अतिथि हैं, अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है। आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, आपका जो सवाल था, मूल सवाल था कि ये कौन है जो इतनी देर से बोल रहा है। ये हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, हमारे प्रबंध संपादक अमिताभ जी, हमारे प्रबंध संपादक हैं। इनका नाम श्री अमिताभ अग्निहोत्री है। पिछले 25 वर्षों से ज्यादा वक्त से अलग अलग स्तर की पत्रकारिता इन्होंने की है। देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं, प्रदेश का ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं जिनके साथ ये अलग अलग जगहों पर पत्रकारिता के दौरान साथ ना रहे हो। ये इनका संक्षिप्त परिचय है। सुनिए, अब यही सुनने के लिए आप हमसे बैठा लिए हैं क्या? नहीं, चूंकि आपने जानना था इसलिए मैंने बताया आपको। क्या ठीक है, मैं ऐसे सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। देश की 4 साल की ये कायर सरकार की आलोचना लगातार हमारी समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने किया है। हाँ। और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दों पर जो फासिस्टवादी ताकतें सर उठाने की कोशिश करती हैं, हाँ। उसको रोकने के लिए जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा इस उत्तर प्रदेश में जो बड़ा हादसा पैदा कर दिया था, वो दोबारा न हो, इसलिए हम समर्थन देने की बात करते हैं। ये 2 रास्ते हैं हमारे। अच्छा। और इन दोनों रास्ते पर हम धर्मनिरपेक्षता के आधार पर चलना है और जनता के हितों की रक्षा के लिए चलना है। अच्छा, ये मेरी बात है। अच्छा, मुसलमानों को 18% आरक्षण देने की जो आपकी सोच है, जो आपका घोषणा पत्र में लिखा, वो भी धर्मनिरपेक्षता होगी? नहीं, धर्मनिरपेक्षता इस देश में कोई आरक्षण का विषय नहीं था, विशेष अवसर की व्यवस्था थी। जो विशेष अवसर बाद में आरक्षण की नीति में परिवर्तित किया गया, विशेष अवसर उसको दिया जाता है जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उन्हीं लोगों को विशेष अवसर दिया जाता है। ये मुसलमानों की जो हालात है, उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से लेकर के जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, ये बात साबित हो गई है, सबसे सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से मुसलमान पिछड़ा है। अगर हम देश की बराबरी में ले आना चाहते हैं, मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, तो हमारा नैतिक और देश की जो बाकी देश की जो बाकी मजहब और बाकी जातियों के लोग हैं, वो सब अगड़े होंगे, वो सब संपन्न होंगे। की व्यवस्था दे, ये हमारी विशेष अवसर की व्यवस्था है और इसी विशेष अवसर के आधार पर हम इस बात की करते हैं।
विशेष अवसर की बात मैं करता हूं, मैं आरक्षण की बात नहीं करता। विशेष अवसर विशेष तो पर आप ध्यान मुलायम सिंह जी ने आपको भी दिया भाई साहब। आरक्षण नहीं है, चलिए। सामाजिक और जो लोग शैक्षिक रूप से ठीक है। पिछड़े हैं उनको हम ठीक है, विशेष अवसर तो आपको भी मिला। जो दिया है, विशेष अवसर दिया है, आपकी कृपा है उसमें। मैं आपके वो जनता